हेलो एवरीवन, आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे एग्जामिनेशंस में काफी क्वेश्चन आते हैं। इससे कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बारंबार टाइम टू टाइम पूछे जाते हैं एंड दैट टॉपिक इज फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट। तो हमारे पास दो तरह के एग्रीगेट हैं, खास करके फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस को कैसे निकाला जाता है, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस को कैसे निकाला जाता है, प्लस फाइनेस्ट मॉडुलस का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्लस इससे हमें कंक्रीट बनाने में या फिर हमारे इंजीनियरिंग वर्क्स में ये चीज हमें क्या बतलाती है, इससे हमें क्या पता चलता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इतने बातों को समझेंगे। ओके, प्लस इनकी जो वैल्यूज हैं, इनके वैल्यूज को देखेंगे, रिकमेंडेड वैल्यूज को, जो जनरल वैल्यूज आते हैं, ठीक है, इनके वैल्यूज को देखेंगे और उनको याद भी करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशंस में उस वैल्यूज से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, प्लस इसके लॉजिक्स भी पूछे जाएंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब कुछ समझ में आएगा और अच्छे से देखिएगा, पेशेंस से देखिएगा, सब कुछ बताऊंगा। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो कंसेप्ट डिकोडर वीडियोस एंड प्रिपेयर नोट्स एंड रिवाइज इट। एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, जो बनना है बन जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ओके। तो फाइनेस मॉडुलस, तो अब से पहले आपने जहां कहीं भी फाइनेस मॉडुलस के बारे में पढ़ रखा है उस चीज को भूल जाओ, ठीक है, जो भी याद किया हुआ है भूल जाओ। यहाँ पे याद करने वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम चीजों को समझेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे फाइनेस मॉडुलस को। तो सबसे पहले इसके बारे में जरा समझते हैं कि व्हाट इज फाइनेस मॉडुलस। तो हमारे पास दोनों तरह के एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, मतलब आप जनरली फाइनेस मॉडुलस किसका निकाल सकते हो, फाइन एग्रीगेट की। फाइनेस मॉडुलस आप किसका निकाल सकते हो, कोर्स एग्रीगेट का। दोनों का फाइनेस मॉडुलस निकाल सकते हो। ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम सीव एनालिसिस करके, सीव एनालिसिस को कंडक्ट करके हम फाइनेस मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। अब जनरली जो अभी ये सब जो चीजें हम बता रहे हैं बैकग्राउंड है, अंदर दिमाग के अंदर कंसेप्ट चलना चाहिए, कंसेप्ट बिल्डअप करा रहे हैं आपका फाइनेस मॉडुलस का, है ना। तो ध्यान से सुनो। तो जनरली जो फाइन एग्रीगेट है इसके पार्टिकल साइज छोटे छोटे होंगे और जो कोर्स एग्रीगेट है इसके पार्टिकल साइज बड़े बड़े होंगे। ओके, तो सीव एनालिसिस करते वक्त हम किसी एक सीव को तो यूज करके सीव एनालिसिस नहीं करेंगे, एक सेट ऑफ सीव होगा, मतलब नंबर ऑफ सीव्स होगा। तो कोर्स एग्रीगेट के लिए जब सीव एनालिसिस करोगे तो बड़े बड़े सीव साइज आप यूज करोगे, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट मतलब बड़ा पार्टिकल अराउंड 80 mm, है ना। तो 80 mm का सीव यूज करेंगे, 40 mm का सीव यूज करेंगे, 20 mm, 30 mm, तो बड़े बड़े सीव साइज यूज करेंगे और छोटे भी यूज करेंगे, है ना। तो कोर्स एग्रीगेट का सीव एनालिसिस जब करेंगे हम क्या करेंगे, बड़े से लेके बहुत छोटे तक सीव को कंसिडर करेंगे और उसको यूज करके सीव एनालिसिस करेंगे। अब कितने कितने साइज का सीव यूज करेंगे, ये कोई भी सीव हो सकता है, मतलब आप डिपेंड करेगा आपको किस तरह का प्रश्न दिया है एग्जामिनेशन के अंदर। हम एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाएंगे, उसमें दिखाएंगे, समझ में आएगा बाद में। मतलब ये समझो आप कि एक सेट ऑफ सीव को यूज करके हम सीव एनालिसिस करेंगे। उसी तरह से फाइन एग्रीगेट के लिए भी एक सेट ऑफ सीव को यूज करके आप सीव एनालिसिस करोगे, और इस केस में जो सेट ऑफ सीव होगा उसके जो साइजेस होंगे इट विल बी स्मॉलर एज कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो सीव एनालिसिस को करने के बाद हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं जिसको एक नंबर कैलकुलेट करते हैं और उस नंबर को कहा जाता है फाइनेस मॉडुलस, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, सब बताएंगे, लेकिन पहले समझो। एक नंबर कैलकुलेट करते हैं फाइनेस मॉडुलस। अब ये फाइनेस मॉडुलस किसी भी एग्रीगेट का, चाहे वो फाइन एग्रीगेट के ऊपर सीव एनालिसिस करके अपने फाइनेस मॉडुलस निकाला या कोर्स एग्रीगेट के ऊपर सीव एनालिसिस करके अपने फाइनेस मॉडुलस निकाला, तो ये एक जनरली क्या निकल के आएगा, दोनों केस में एक नंबर निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3, एक नंबर निकल के आया 3, और एक नंबर निकल के आएगा 3.1। जनरली डेसिमल में निकलता है, राउंड फिगर इसका होता नहीं है, ओके, होल नंबर होती नहीं है, ये जनरली डेसिमल पार्ट में निकल के आती है। ओके, जैसे 3.1 या 2.2 या 2.16 इस तरह का। तो लेट्स सपोज कोई एक नंबर है फाइनेस मॉडुलस 3.1। तो ये जो 3.1 का जो नंबर आ गया ये क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट,
तो इट इज एन इंडेक्स नंबर, इट इज एन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, ये एक इंडेक्स नंबर है which is proportional to, which is roughly proportional to the average size of aggregate present in that aggregate sample। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया होगा तो सुनिए क्या है, ठीक है। तो ये जो आपने फाइन एग्रीगेट है, तो इसका एक पर्टिकुलर आपने सैंपल लिया होगा, मतलब 1000 ग्राम या 5000 ग्राम, इस तरह का 5000 ग्राम एक सैंपल लिया होगा। अभी ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 5000 ग्राम का जो कोर्स एग्रीगेट का आपने सैंपल लिया उसमें सारे एग्रीगेट एक ही साइज के हैं। क्या ये जरूरी है कि सारे एग्रीगेट यूनिफॉर्म साइज के? नहीं, हो सकता है कोई बड़ा हो, कोई छोटा है, कोई बहुत छोटा है, कोई और एनी अदर साइज के, मतलब डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट पॉसिबल है उसमें। उसी तरह से फाइन एग्रीगेट के अंदर भी आपका डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट उसमें होगा, कोई बड़ा होगा पार्टिकल साइज, कोई छोटा पार्टिकल साइज का होगा। फीलिंग आ रही है? तो ऐसा एक सैंपल को लेके आपने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड सीव को यूज करके आपने सीव एनालिसिस किया, फिर वहां से एक नंबर कैलकुलेट किया 3.1, लेट्स सपोज इसे हमने कह दिया इंडेक्स नंबर। और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एग्रीगेट का सैंपल था, इस एग्रीगेट सैंपल में एवरेज पार्टिकल साइज क्या है, एवरेज पार्टिकल साइज क्या है, ये चीज को ये रिप्रेजेंट करती है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अभी इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, सुनिए। एक्चुअली क्या है, ये इस बात में छिपी है कि ये एक तरह का इंडेक्स नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब, अगर मान लो 3.1 अगर आ गया फाइनेंस मॉडुलस, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो जनरली, और एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि जनरली ये होता है कि जो फाइनेंस मॉडुलस होती है वो कोर्स एग्रीगेट के लिए बड़े होंगे क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है, और फाइन एग्रीगेट के लिए छोटा होगा क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है। इस बात की फीलिंग और डिटेल में तब समझ में आएगी जब हम इस पर आपको एक कैलकुलेशन करवाएंगे। जब हम कैलकुलेशन करवाएंगे फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए एक कैलकुलेशन करवाएंगे, एक एग्जांपल सॉल्व करवाएंगे, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करवाएंगे, तब वहां पे और क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन अभी सुनो, अभी बस थ्योरी समझो। तो ये एक तरह का इंडेक्स नंबर है। तो जनरली क्या होता है, जो कोर्स एग्रीगेट उसका फाइनेंस मॉडुलस बड़ा होता है एज कंपेयर टू फाइन मॉडुलस, सॉरी फाइन एग्रीगेट, है ना। तो ये जो 3.1 का फाइनेंस, ये जो 3.1 का नंबर लिया है, ये जनरली फाइन एग्रीगेट के लिए होता है ना। फाइन एग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉडुलस है वो उसका लास्ट सबसे अंतिम 3.2 होता है। अगर फाइन एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस 3.2 से अधिक हो गया, मतलब किसी एग्रीगेट का, अगर नॉट फॉर फाइन एग्रीगेट, किसी भी एग्रीगेट का अगर फाइनेंस मॉडुलस 3.2 से अधिक हो गया तो वो एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट नहीं होता है, उसको हम कोर्स एग्रीगेट कह देते हैं, ठीक है। ये है फाइनेंस मॉडुलस के अकॉर्डिंग, मतलब कैटेगरी, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के बीच में डिफरेंशिएट करने का तरीका। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइनेंस मॉडुलस फॉर फाइन एग्रीगेट इज 3.2। तो लेट्स सपोज कि ये जो नंबर आ गया 3.1, तो ये नंबर का मतलब ये नहीं है कि ये जो फाइन एग्रीगेट का सैंपल है इसमें एवरेज पार्टिकल साइज 3.1 mm है, 3.1 mm है, ये नहीं समझना हमें। दिस इज नॉट ट्रू। आपको अभी तक यही लग रहा होगा, लेकिन ये चीज सही नहीं है, ये नहीं है, ये कुछ और ही है। ये 3.1 क्या है, ये कुछ और ही है, ये एक इंडेक्स नंबर है। अब ये इंडेक्स नंबर किस चीज की है ये हमें समझनी है। सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्स मतलब क्या होता है, जरा इसके बारे में अगर बताऊं, ठीक है। तो सुनो, आप कभी अपना लैब मैनुअल देखे जब बीटेक में पढ़ते होंगे या फिर कहीं पर भी कोई किताब, अब जब स्टडी करते हो तो किताब का 1-2 पन्ना उल्टाने के बाद एक कंटेंट वाला पेज होता है या फिर एक इंडेक्स वाला पेज होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कंटेंट्स। फॉर एग्जांपल 1.1 सीरियल नंबर 1, और इसमें बगल में लिखा होगा कुछ चीज, सीरियल नंबर 2 कुछ चीज, सीरियल नंबर 3 कोई एक्सपेरिमेंट का नेम, सीरियल नंबर 4 कोई एक्सपेरिमेंट का नेम। तो ये जो नंबर है ना 1 2 3 4, इसे कहा जाता है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। तो इसी तरह से जो फाइनेंस मॉडुलस है FM, ये जो है ये भी एक तरह का इंडेक्स नंबर है IN। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका इंडेक्स नंबर है। तो सीव एनालिसिस जब हम करेंगे,
ठीक है, मान लो कि फाइन एग्रीगेट के लिए आपको फाइनेंस मॉडुलस निकालनी है या कोर्स एग्रीगेट के लिए फाइनेंस मॉडुलस निकालनी है, तो आप क्या करते हो, डिफरेंट सेट ऑफ सीव कंसीडर करते हो। ये एक सीव हो गया, ये एक सीव हो गया, ये एक सीव हो गया, सीव, ये सारे सीव है। ओके, डिफरेंट सेट ऑफ सीव आप यूज करोगे। तो लेट्स सपोज ये जो सीव है ये 40 mm का है, ये 40 mm का, ये 20 mm का है ना। इस तरह से आप डिफरेंट सेट ऑफ सीव यूज करोगे, 40 mm, 20 mm, फिर हो सकता है ये 0.15 mm का हो। इस तरह से डिफरेंट साइज ऑफ सीव यूज करोगे, है ना, सेट ऑफ सीव। तो ये जो सीव है इसका जो इंडेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इंडेक्स नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो सबसे छोटा वाला सीव होगा या फिर जो सीव सबसे लास्ट में आप यूज करोगे उसका इंडेक्स नंबर 1 दोगे। कहने का मतलब जो सबसे छोटा वाला सीव होगा उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 1 होगा, फिर इंडेक्स नंबर 2, फिर इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से। तो यहाँ पे कितना इंडेक्स है, टोटल 8 इंडेक्स नंबर है। ओके, तो मान लो कि अब अच्छा मान लीजिए कि ये 20 mm हो गया, ये आप मान लो 16 mm, ठीक है, एक रफ आइडिया दे रहे हैं। ये मान लो 10 mm, ये मान लो 8.5 mm, सीव साइज का एक रफ आइडिया दे रहे हैं। ये मान लो 4.75 mm, ये मान लीजिए 3.6 mm, ठीक है, ये सीव साइज है, ठीक है, 3.6 mm मतलब सीव का ओपनिंग है। तो ये सारे सीव है। तो मान लीजिए कि फाइनेंस मॉडुलस आपका जो कोई एक एग्रीगेट सैंपल था, ये जनरली अगर आप इतने बड़े बड़े सीव साइज यूज करोगे 40 mm, 20 mm, 16 mm, 10 mm, इस तरह का सीव यूज करोगे, तो ये जनरली कोर्स एग्रीगेट के लिए आप कर रहे होगे, क्योंकि फाइन एग्रीगेट का तो साइज 4.75 से शुरू होता है। फाइन एग्रीगेट का जो साइज है वो 4.75 से छोटा ही होगा। तो फाइन एग्रीगेट के लिए जो सेट ऑफ सीव आप यूज करोगे वो 4.75 से छोटा ही यूज करोगे। समझ में आ रहा है बात। तो ये जो सेट ऑफ सीव हमने कंसिडर किया है, ओके, ये हम कोर्स एग्रीगेट के लिए कंसिडर किए। तो लेट्स सपोज कि आपने एक कोर्स एग्रीगेट का सैंपल लिया था, ओके, लेट्स सपोज कुछ पर्टिकुलर वेट ऑफ फॉर एग्जांपल 500 ग्राम या फिर 5 किलो का कोर्स एग्रीगेट का सैंपल लिया और आपने इस पर सीव एनालिसिस किया, ये सेट ऑफ सीव को यूज करके। क्या किया आपने, सीव एनालिसिस किया इस सेट ऑफ सीव को यूज करके, फिर किसी तरह से कैलकुलेशन करके, वो कैलकुलेशन क्या है, वो फॉर्मूला क्या है उसको बताएंगे एक एग्जांपल को लेके, लेकिन किसी तरह से कैलकुलेशन करके आपने एक नंबर निकाली जिसका मतलब है फाइनेंस मॉडुलस, ठीक है, आपने एक नंबर कैलकुलेट कर लिया। लेट्स सपोज कि ये नंबर आ गया 5.6, ये नंबर क्या आ गया, फाइनेंस मॉडुलस का वैल्यू आ गया इस कोर्स एग्रीगेट सैंपल के लिए 5.6। अब ये 5.6 का मतलब क्या है, तो जैसे कि फाइनेंस मॉडुलस का डेफिनेशन कहता है कि इट इज एन इंडेक्स नंबर which roughly represent the average size of particle present in that aggregate sample which is used for sieve analysis using that standard set of sieve provided to you। समझ में आया, जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ सीव, फॉर एग्जांपल ये आपने जो सीव स्टैंडर्ड सेट ऑफ सीव कंसीडर किया है, इसको यूज करके जो 5000 ग्राम का एग्रीगेट पार्टिकल को जो सीव एनालिसिस किया, तो इस एग्रीगेट्स में ये एग्रीगेट सैंपल का एवरेज साइज कितना है उसका इंडेक्स नंबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, तो फाइनेंस मॉडुलस है आपका 5.6। तो 5.6 कौन कौन से नंबर के बीच का है, किसके किसके बीच आएगा 5.6, 5 और 6 के बीच आएगा 5.6, मतलब 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 फिर 5.9 फिर 6, मतलब 5 और 6 के बीच में कहीं 5.6 आ रहा है, मतलब ये यहाँ पर कहीं 5.6 है आपका, ये कहीं 5.6 है ना, दिस इज व्हाट योर 5.6। ओके, तो ये अगर आपका 5.6 है तो देखो, तो सुनो, अब एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल, सुनना बहुत सेंसिटिव चीज है, कोई नहीं समझाएगा ऐसा, आपने अब तक जो भी पढ़ा होगा सब गलत गलत पढ़ा होगा, आपको लग रहा है मैं कुछ और ही बता रहा हूं, है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये कंसेप्ट डिकोडर है, आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है इधर, जो कि सही होती है, गलत सलत नहीं होती है। तो ये 5.6 क्या है, ये इंडेक्स नंबर है। अब ये इंडेक्स नंबर किसका है, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल का,
ये इंडेक्स नंबर किसका है? एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल का। अब एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल कैसे, उसकी वैल्यू कितना है? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्स नंबर है 1, कहने का मतलब इंडेक्स नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो शीफ साइज है आपका वो क्या है? 0.15 mm। इंडेक्स नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग जो शीफ साइज है वो क्या है? 3.6 mm। इंडेक्स नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग शीफ साइज क्या है? 4.75 mm। उसी तरह से इंडेक्स नंबर 5 के करस्पॉन्डिंग शीफ साइज क्या है? 10 mm। और इंडेक्स नंबर 6 के करस्पॉन्डिंग जो शीफ साइज है वो क्या है आपका? यहाँ हमने क्या लिखा है? 16 mm। तो इंडेक्स नंबर 5.6 के करस्पॉन्डिंग जो शीफ साइज होगा वो क्या होगा? वो 10 mm और 16 mm के बीच का कहीं का शीफ साइज होगा क्या? वो 10 mm और 16 mm के बीच का कहीं का शीफ साइज होगा। तो वो जो शीफ साइज है वही है एक्चुअली एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो इस एग्रीगेट में प्रेजेंट है। मतलब इस एग्रीगेट में जितने भी पार्टिकल अगर उनका एवरेज साइज कंसिडर किया जाए तो वो क्या है? वो निकलेगा, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग का जो इंडेक्स नंबर है वो आपने निकाला 5.6, ठीक है। अब इस 5.6 इंडेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग जो शीफ साइज होगा दैट विल बी द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। कहने का मतलब है कि इस 5000 ग्राम ऑफ एग्रीगेट सैंपल में जिसको आपने शीफ किया उसका एवरेज साइज किसके मतलब कहां पे लाई करेगा? उसका एवरेज साइज 10 mm और 16 mm के बीच का कोई एक वैल्यू होगा। किसके किसके बीच का होगा? 10 mm और 16 mm के बीच का होगा। तो रफली अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं एवरेज साइज तो हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 हम रफली ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5.6 है। ओके, तो ये अगर 5.5 होता लेट्स सपोज, तो ये क्या हो जाती? मींस 5.5 अगर होता ये इंडेक्स नंबर, तो आप ये 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 26/2 मतलब 13 mm। ओके, 13 mm। तो आपके 5.5 इंडेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग जो रफली शीफ साइज आपका बन रहा है ऑन एन एवरेज वो बन रहा है 13 mm, है ना। नाउ तो 5.6 इंडेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग जो शीफ साइज बनना चाहिए अगर आप दिमाग में सोचोगे टेक्निकली तो वो क्या बनेगा? वो 13 mm से थोड़ा ज्यादा बनेगा। हो सकता है वो 13.2 mm हो, मतलब करस्पॉन्डिंग टू 5.6 इंडेक्स नंबर 13.2 mm। तो लेट्स सपोज कि वो 13.2 mm है। तो ये जो 13.2 mm है ना, इसको हम कहेंगे एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। कि ये जो एग्रीगेट सैंपल है उसमें जो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है वो कितना है? 13.2 mm और उसका इंडेक्स नंबर क्या है? 5.6। तो अब ये समझ में आया आपको फाइननेस मॉडुलस क्या है? फाइननेस मॉडुलस एक तरह का इंडेक्स नंबर है जो कि शीफ एनालिसिस को करने के बाद आप कैलकुलेट करते हो। अब वो इंडेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है? वो इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करती है एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? ठीक है, वो इंडेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है? एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। ये नहीं है कि 5.6 ही एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है, दिस इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब अगर फाइननेस मॉडुलस आपको आगे एग्जाम में कि वो 5.6 है और एक सेट ऑफ शीफ आपको गिवन है और पूछेगा कि एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो ये नहीं आप बता दोगे कि टिक लगा दोगे 5.6 mm, गलत है आंसर। आंसर विल बी नॉट ट्रू। एक्चुअली में एवरेज साइज क्या होगा? क्योंकि फाइननेस मॉडुलस चूंकि इंडेक्स नंबर है तो इंडेक्स नंबर 5.6 यहाँ लाई कर रहा है, तो शीफ नंबर 5 और शीफ नंबर 6 के बीच का वैल्यू है 5.6। तो शीफ नंबर 5 के करस्पॉन्डिंग जो साइज है वो 10 mm है और शीफ नंबर 6 के करस्पॉन्डिंग जो साइज है वो कितना है? 16 mm का शीफ है। तो कहीं ना कहीं एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो 10 mm और 16 mm के बीच में कहीं होगा। फीलिंग आ रहा है? ओके, तो फाइननेस मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अभी कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है टेक्निकली, इस चीज को अब हम देखेंगे। लेकिन यहां तक क्लियर हो गया माइंड में कि व्हाट इज फाइननेस मॉडुलस एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। तो ये क्या है? इट इज एन इंडेक्स नंबर व्हिच रिप्रेजेंट द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द एग्रीगेट सैंपल व्हिच इज यूज्ड फॉर शीफ एनालिसिस कंडक्टेड बाय यूजिंग ए स्टैंडर्ड गिवन सेट ऑफ शीफ। क्लियर है माइंड में? which is conducted by using a standard given set of sheaf। ठीक है, इज इट क्लियर? अब ये स्टैंडर्ड गिवन सेट ऑफ शीफ कुछ भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में कोई भी सेट दे सकता है। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा
कि मान लो कि जो सीव का साइज है वो 4.75 mm से बड़े सीव का साइज गिवन है अगर क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है, वो कोर्स एग्रीगेट का क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि जनरली जो कोर्स एग्रीगेट का साइज होता है वो 4.75 mm से बड़ा होता है। और अगर मान लो 4.75 mm से छोटे हैं सारे के सारे सीव जो आपको गिवन है सीव एनालिसिस में, तो इसका मतलब क्या है कि वो फाइन एग्रीगेट का क्वेश्चन है। तो मतलब फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालने के लिए बोल रहा है। और अगर आपका ये है क्या कहते हैं मींस सेट ऑफ सीव आपको गिवन है अराउंड मींस 4.75 mm से बड़ा, तो इसका मतलब वो कोर्स एग्रीगेट पर प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग क्लियर है। तो चूंकि यहां तक हम लोग क्लियर है, तब अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक प्रश्न का हल करेंगे। वी विल सॉल्व ए क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेस्ट मॉडुलस। नाउ तो लेट्स सपोज कि हम एक सैंपल कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज आई एम कंसिडरिंग ए सैंपल लेट कि 5000 ग्राम ऑफ कोर्स एग्रीगेट सैंपल इज टेकन। यहां से और भी सब बातें क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। इज टेकन इन सीव एनालिसिस। ठीक है, सीव एनालिसिस करने के लिए आपने इतना सैंपल लिया। नाउ जो सेट ऑफ सीव गिवन है वो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं। तो लेट्स सपोज कि ये जो सबसे पहला वाला लाइन है ये है सीव साइज 75 mm की। जो सेकंड वाली है इट इज सीव साइज 37.5 mm की। जो थर्ड वाली है वो है सीव साइज 19 mm की, 9.5 mm की, फिर 4.75 mm की, फिर 2.36 mm की, फिर 1.18 mm की, फिर लेट्स सपोज 0.6 mm की, फिर लेट्स सपोज इट इज 0.3 mm की, लेट्स सपोज इट इज 0.15 mm की, है ना। ये क्या है, सीव साइज। सीव साइज क्लियर है, दिख रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा राइटिंग हमने फाइन कर दिया ताकि यहाँ पे लिखने में अच्छे से सुविधा हो, क्लमजी ना हो जाए चीजें। नाउ इसका इंडेक्स नंबरिंग हम कर देते हैं। लेट्स सपोज ये जो सबसे पहला वाला सीव है, मतलब हमने क्या बोला था इंडेक्स नंबर कैसे देना है, जो सबसे छोटा साइज होगा उसका इंडेक्स नंबर 1 होगा, मतलब जो सबसे लास्ट वाला सीव होगा उसका इंडेक्स नंबर 1 दोगे। तो ये इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने सीव हैं, 10 सीव। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नाउ हमने सैंपल कितना लिया था, हमने सैंपल कंसिडर किया था 500 ग्राम्स। कितना सैंपल हमने कंसिडर, सॉरी 5000 ग्राम्स, 5000 ग्राम ऑफ एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट सैंपल को हमने क्या किया, इन सीव के ऊपर इस तरह से सीव को हम अरेंज कर दिए और सीव के ऊपर डाल दिए। क्या किए, सीव के ऊपर डाल दिए। तो लेट्स सपोज कि जो 75 mm सीव है इससे सारा का सारा सैंपल पास कर गया, मतलब 75 mm सीव के ऊपर कुछ भी रिटेन नहीं हुई, परसेंटेज रिटेन कुछ भी नहीं है, मतलब सारा का सारा जो एग्रीगेट था वो 75 mm सीव को पास कर गया। ठीक है, तो इसके ऊपर वेट रिटेन कितना, 0। लेट्स सपोज कि ये जो 37.5 mm का सीव है इसके ऊपर आपका 500 ग्राम में से जो 500 ग्राम का सॉरी 5000 ग्राम का जो एग्रीगेट आपने यूज किया था इसका 250 ग्राम रिटेन्ड कर गया, मतलब 250 ग्राम बाय वेट ऑफ एग्रीगेट ऐसे एग्रीगेट थे, ऐसे पार्टिकल साइज थे जो कि 37.5 mm से बड़े थे, इसलिए वो एग्रीगेट 37.5 mm का जो सीव साइज है उसको पास नहीं कर पाया, है ना। तो 250 ग्राम 37.5 mm वाले सीव पर रिटेन कर गए, तो बाकी सब पास कर गए होंगे। बाकी सब कितना पास कर गए होंगे, 4750 ग्राम, है ना, मतलब 4750 ग्राम पास कर गया होगा। ओके, अब वो जो 4750 ग्राम पास किया, लेट्स सपोज उसमें से भी 1750 ग्राम 1750 ग्राम आपका रिटेन कर गया 19 mm सीव के ऊपर। ये जो 19 mm का सीव साइज है इसके ऊपर रिटेन कर गया। ठीक है, सिमिलरली लेट्स सपोज कि 1600 ग्राम 1600 ग्राम आपका रिटेन कर गया
5 mm वाले सीप साइज के ऊपर, है ना, और 1400 ग्राम्स आपका रिटेन कर गया 4.75 mm वाले सीप साइज के ऊपर। तो आप कैलकुलेट करो कितना हो गया, 250 प्लस 1750, ये कितना हो गया, 2000 हो गया, 2000 प्लस 3000, 5000 हो गए। तो आपका सारा का सारा एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, जो आप चूंकि अब कोर्स एग्रीगेट सैंपल आपने सीव कर रहा था, तो कोर्स एग्रीगेट का जो सैंपल होगा वो ऑब्वियसली हमेशा 4.75 mm से बड़ा होगा, है ना। लेकिन जब फाइनेंस मॉडुलस का टेस्ट होगा, जब फाइनेंस मॉडुलस हम कैलकुलेट करेंगे, तो चूंकि हमको पता है कि आपका कोर्स एग्रीगेट का साइज 4.75 mm से बड़ा ही है, तो क्या हमें केवल 4.75 mm तक का सीप को यूज करना चाहिए? नहीं, हम छोटे सीप को भी यूज करेंगे। मींस उसे जहां तक आपका सीप होगा, जो भी ऑल पॉसिबल स्टैंडर्ड स्मॉल सीप्स को भी यूज किया जाएगा फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट को निकालने के लिए। ये हम कोर्स एग्रीगेट का भी देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप देख पा रहे हो कि सारा का सारा वेट जितना भी था वो 4.75 mm के सीप के ऊपर रिटेन कर गया, इससे कोई पास नहीं किया। मतलब जितने भी एग्रीगेट थे इसमें, वो कोई भी एग्रीगेट ऐसा नहीं है जो 4.75 mm से छोटा है ना, सारा का सारा 4.75 mm से बड़ा है। तो मैं अब ये लिख सकता हूं कि जो 2.36 mm है, इसके ऊपर वेट रिटेन कितना, अगेन 0, फिर इसके ऊपर वेट रिटेन कितना, 0, तो हर एक के ऊपर वेट रिटेन 0, क्योंकि सारा का सारा वेट किसके ऊपर रिटेन हो गया, 4.75 mm के ऊपर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन। अब हम निकालेंगे एक टर्म क्यूमुलेटिव वेट रिटेन। क्यूमुलेटिव वेट रिटेन मतलब, कहने का मतलब, देखो सबसे पहले ये जो सीप साइज है आपका 75 mm, इसके ऊपर टोटल कितना एग्रीगेट वेट रिटेन हुआ है, 0, तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कितना, 0। नाउ जो सीप साइज आपका 37.5 mm है, तो 37.5 mm से बड़ा कितने एग्रीगेट है, मतलब कितना मास ऑफ एग्रीगेट है, तो 37.5 mm से बड़ा केवल 250 ग्राम है। तो टोटल क्यूमुलेटिव रिटेन ओवर 37.5 mm सीप कितना हो गया, 250 ग्राम्स। उसी तरह से अब आप देखो 19 mm सीप के ऊपर, ये जो 19 mm सीप है, इसके ऊपर टोटल कितना एग्रीगेट रिटेन हुआ है, मतलब 19 mm साइज से टोटल कितने एग्रीगेट बड़े हैं, तो 1750 प्लस 250, मतलब 2000 ग्राम एग्रीगेट टोटल रिटेन हुआ है 19 mm सीप के अबव, 2000 ग्राम एग्रीगेट। समझ में आ रहा है, मतलब क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड, हम क्या निकाल रहे हैं अभी, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड। उसी तरह से आप यहाँ पे देख लो कि 9.5 mm एग्रीगेट, सॉरी सीप साइज के ऊपर टोटल कितना एग्रीगेट रिटेन हुआ, तो 9.5 mm सीप साइज के ऊपर टोटल कितना रिटेन हुआ, 1600 ग्राम, जो कि 9.5 mm एग्रीगेट के ऊपर, सॉरी सीप साइज के ऊपर रिटेन हुआ, प्लस 1750 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 3600। तो 9.5 mm के ऊपर टोटल क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कितना हो गया, 3600 ग्राम। उसी तरह से 4.75 mm के ऊपर टोटल कितना रिटेन हो गया, 5000 ग्राम, है ना। उसी तरह से 2.36 mm के ऊपर कितना रिटेन है, मतलब 2.36 mm से कितने बड़े पार्टिकल हैं, टोटल 500 ग्राम, 5000 ग्राम जितना आपने लिया था एग्रीगेट, सारे के सारे 2.36 mm से बड़े, तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन ओवर 2.36 mm अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे अगेन, 5000 ग्राम। तो सभी के लिए सेम होगा 5000 ग्राम, इसके लिए भी 5000 ग्राम। इसका एक टेबल बनवाएंगे, ठीक है, अभी केवल समझ लो, ओके, इसका एक टेबल अलग से बनवाऊंगा। तो ये भी 5000 ग्राम, तो ये भी 5000 ग्राम। चीजें क्लियर है, ओके। अब हम निकालेंगे, ये तो हमने निकाल लिया क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, अब हम निकालेंगे परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन। अब ये जो निकालेंगे परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। तो सीप साइज 75 mm के ऊपर कितना टोटल कितना रिटेन हुआ है, 0 ग्राम। तो 0 ग्राम मतलब क्या, कुछ रिटेन हुआ है, नथिंग, तो 0%, कितना, 0%। नाउ सीप साइज 37.5 mm के ऊपर क्यूमुलेटिव कितना रिटेन हुआ है, 250 ग्राम, तो कितना परसेंट रिटेन हुआ, तो 250 डिवाइडेड बाई, हम टोटल का निकालेंगे ना, टोटल हमारा सैंपल कितना था 5000 ग्राम, तो 250 ग्राम रिटेन हो गया टोटल
37.5 mm सीप के ऊपर, तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेंड कितना होगा, परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेंड कितना होगा? तो परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेंड आप कैसे निकालोगे? 250, ध्यान से सुनना दिमाग में, अगर लिखना है कॉपी पे बगल में कहीं लिख लो, 250 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 5%। उसी तरह से आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड ओवर 19 mm सीप अगर निकालोगे तो ये क्या निकालोगे? तो कितना रिटेन्ड हुआ है टोटल 19 mm सीप के ऊपर? 2000 ग्राम। तो 2000 कैसे निकालोगे? 2000 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? तो 19 mm सीप के ऊपर टोटल कितना रिटेन्ड हुआ है? क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन 19 mm सीप के ऊपर कितना है? 40%। उसी तरह से 9.5 mm सीप के ऊपर क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालोगे कितना होगा? 3600 डिवाइडेड बाय 5000 इनटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 72%। उसी तरह से आप ये निकालो 4.75 mm के ऊपर कितना रिटेन हुआ? ये तो 100% हो गया। अब बाकी सारे में 100% हो जाएगा, क्योंकि हर एक में क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कितना है? 5000। तो इसमें भी 100, 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 है ना? तो ये हमने क्या निकाल लिया? क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड ओवर ईच सीप साइज। ये हमने क्या निकाल लिया? क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड ओवर ईच सीप साइज। तो ये हमने निकाल लिया। तो अब हम इसका समेशन ले लेंगे। इसका क्या कर लेंगे? समेशन ले लेंगे, सम कर लेंगे। सम कर लेने का कहने का मतलब क्या है? 0% प्लस 5% प्लस 40% प्लस 72% प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो 600 हो गया, मतलब 600 है तो 600 हो गया। 600 प्लस आपका 40 प्लस 72 प्लस 5, तो ये टोटल कितना हो गया? 40 प्लस 72 117। टोटल कितना हो गया? 117। तो 600 प्लस 117 कितना हो गया? 1117। तो ये कितना हो गया टोटल? 717, 717, है ना? तो ये आपने निकाल लिया अभी 717। अब ये जो 717 आपने निकाला, ये क्या निकाला? ये निकाला क्यूमुलेटिव परसेंटेज, मतलब समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड ओवर ईच सीप साइज। ये जो 717 का वैल्यू निकला, ये क्या निकला? समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड ओवर ईच सीप साइज। आपने यही चीज निकाला है, हर एक को जोड़ दिया तब 717 आया। अब फाइननेस मॉडुलस क्या है? अब जो फाइननेस मॉडुलस आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे? ये हम इरेज करना पड़ेगा, ठीक है? यहां तक अगर लिखना है तो आप लिख लो, अभी 1 सेकेंड में दे रहा हूं, पॉज करके लिख लीजिए। आई एम इरेजिंग दिस। अब फाइननेस मॉडुलस क्या है? तो फाइननेस मॉडुलस इज FM इक्वल टू 717, ओके, मतलब क्यूमुलेटिव समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड ओवर ईच सीप साइज डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगी फाइननेस मॉडुलस। तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा? 7.17। फीलिंग आ रहा है? तो ये निकल गया फाइननेस मॉडुलस। अब ये 7.17 का जो निकल गया वैल्यू, अब इसका मतलब क्या है? तो जैसे कि हमने बताया था आपको पहले कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द एवरेज aggregate size present in the aggregate sample which is used for the sieve analysis for according to given standard set of sieve। ओके, तो उस एग्रीगेट का एवरेज पार्टिकल साइज क्या होगा उस सैंपल का, है ना? उस एग्रीगेट सैंपल का एवरेज पार्टिकल साइज क्या होगा, उसका इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा ये फाइननेस मॉडुलस जो आपने कैलकुलेट किया। तो 7.17 किसके किसके बीच होगा? 7 एंड 8 के बीच का होगा 7.17। समझ में आया? 7.17 किसके किसके बीच का होगा? 7 और 8 के बीच का। तो जरा ध्यान से देखो, तो यहां से आप इंडेक्स नंबर काउंट करना शुरू करो। तो ये इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, 4, 5, 6, ये इंडेक्स नंबर यहाँ आ गया 7। तो इंडेक्स नंबर 7 के करस्पॉन्डिंग जो आपका सीप साइज था, ये कितना था? 9.5 mm का था क्या? इंडेक्स नंबर 8 के करस्पॉन्डिंग जो सीप साइज था वो कितना था? 19 mm का था क्या? है ना? उसके ऊपर ये क्या था? ये आपका 37.5 mm का लिया था, उसको 75 mm का लिया था।
तो आपका जो निकल गया फाइनेंस मॉडुलस 7.17, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एग्रीगेट सैंपल है, इस एग्रीगेट सैंपल का जो एवरेज साइज है वो कौन कौन से साइज के बीच का है, वो है 9.5 से लेकर 19 mm के बीच का कोई एक साइज है, जो कि है एवरेज साइज ऑफ द एग्रीगेट प्रेजेंट इन दिस सैंपल। तो 9.5 से बड़ा ऑब्वियसली 7.17 अगर बात कर रहा है इंडेक्स नंबर, तो ऑब्वियसली यहां पर कहीं पर होगा, मतलब ये वाला लाइन कुछ होगा ऐसा, है ना, ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो साइज होगी ये इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब इंडेक्स नंबर 7.17 अगर यहाँ होता तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आप सीव लिए होते वो क्या ऑब्वियसली 9.5 mm से बड़ा होगा, है ना। तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो कि ये जो फाइन कोर्स एग्रीगेट का जो आपने सैंपल कंसिडर किया था सीव एनालिसिस में, इस कोर्स एग्रीगेट सैंपल का जो एवरेज पार्टिकल साइज है वो 9.5 mm से बड़ा है लेकिन 19 mm से कम है। 9.5 mm से बड़ा है लेकिन 19 mm से कम है। फीलिंग आ गई फाइनेंस मॉडुलस की, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से सीव एनालिसिस को करके हम कोर्स एग्रीगेट का भी फाइनेंस मॉडुलस निकाल लेंगे, सॉरी फाइन एग्रीगेट का भी फाइनेंस मॉडुलस निकाल लेंगे। ये तो एक एग्जांपल आपको दे दिया मैंने कोर्स एग्रीगेट का, इसी तरह से हम फाइन एग्रीगेट का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए ये जो अभी आपको मैंने अभी प्रॉब्लम सॉल्व करवाया, इसका मैं आपको टेबल बना के देता हूँ, एक्चुअली टेबुलेटेड फॉर्म में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक टेबल है, तो इसे जरा इस टेबल को जरा बनाइए। तो यहाँ पे जो हमने सीव साइज दिया था, इससे पहले जो एग्जांपल हमने समझाया था सेम हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कोर्स एग्रीगेट की CA की फाइनेंस मॉडुलस निकाल रहे हैं, और जो आपका सैंपल साइज है वो कितना है 5000 ग्राम। आपका टोटल कितना सैंपल साइज है 5000 ग्राम का आपका सैंपल साइज है। अब इस 5000 ग्राम के सैंपल साइज में डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल हो सकते हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, जैसा कि मैंने समझाया था, ठीक है। तो अब हम वेट रिटेन निकाल लेंगे, वो भी ग्राम में। तो जैसे कि हमने इससे पहले आपको दिया था डेटा, तो 75 mm सीव के ऊपर वेट रिटेन कितना 0 ग्राम, फिर 250 ग्राम्स, फिर 1750 ग्राम्स, फिर 1600 ग्राम, फिर 1400 ग्राम, फिर 0 0 0 0 0। ओके, अब सेकेंड डेटा क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड। तो 75 mm सीव के ऊपर क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड कितना 0, फिर आपका 37.5 mm सीव के ऊपर क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड कितना 250 ग्राम, और फिर 19 mm सीव के ऊपर क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड कितना 19 mm सीव के ऊपर टोटल कितना वेट रिटेन्ड है 1750 प्लस 250 मींस 2000 ग्राम। ओके, अगेन आपका 9.5 mm सीव के ऊपर टोटल कितना रिटेन्ड हुआ फिर क्यूमुलेटिव 3600 ग्राम, अगेन इसके ऊपर 5000 ग्राम, उसके नीचे 0 0 0 0 0। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। तो यहाँ पे हमने इसको रेड कलर में लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए इसे हमने रेड कलर में लिखा है। तो आप भी इसको अच्छे से लिखिए। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड कितना होगा 75 mm सीव के ऊपर 0, नेक्स्ट वाले के ऊपर 5। ये कैसे निकालेंगे परसेंटेज आइडिया है ना। ओके, मींस 250 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100 करिए 5 आएगा। उसी तरह से 2000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा 40। उसी तरह से 3600 मतलब ये 40 कैसे आया, ये 40 आया 2000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, ये आ गया 40। उसी तरह से ये कैसे 250 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, उसी तरह से 3600 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा 72। उसी तरह से यहाँ नीचे क्या होगा 5000, तो ये 100% यहाँ से शुरू हो गया, इधर 100%, इधर 100%, ये अगेन 100%, ये अगेन 100%, ये अगेन 100%। तो आपने इतना कैलकुलेशन कर लिया। तो ध्यान रखिए फाइनेंस मॉडुलस निकालते वक्त हम क्या करते हैं वेट रिटेन्ड कैलकुलेट करते हैं, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड कैलकुलेट करते हैं,
क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड कैलकुलेट करते हैं ओवर ईच सीव साइज। ये 3 कॉलम आपको ध्यान रखनी है कि आप ये 3 कैलकुलेशन करोगे। समझ में? ये एक कन्वेंशनल क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब जब आपने क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड कैलकुलेट कर लिया ओवर ईच सीव साइज गिवन स्टैंडर्ड सीव साइज, ओके, अब हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। सम, तो सम इक्वल टू कितना होगा, सम करो, 0 प्लस 5 प्लस 40 प्लस 72 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये सम कितना आएगा, 717, 717। तो यहां तक कैलकुलेट कर लिए। तो इस टेबल को बनाइए, हम इसे इरेज करेंगे, इस टेबल को बनाइए, इरेज करेंगे, टेबल बन गया, आई एम इरेजिंग इट, आप पाउच करके लिख लेना। ओके, तो अब देखिए, तो अब आपका फाइनेस मॉडुलस इक्वल टू क्या होगा, cumulative percentage of weight retained over each sieve size divided by 100। तो हमारा जो यहाँ कैलकुलेशन था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेस मॉडुलस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 717 डिवाइडेड बाई 100, तो वैल्यू क्या आएगी, 7.17। तो वैल्यू क्या आ गई, 7.17। तो ये जो 7.17 की वैल्यू आ गई, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये 7.17 की वैल्यू। तो लिखिए फाइनेस मॉडुलस of 7.17 means the average size of particle of given coarse aggregate sample is in between 7th and 8th sieve। ओके, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर है ना आपका फाइनेस मॉडुलस, समझाया था। तो 7th and 8th sieve, that is it is between size 9.5 mm, क्योंकि 7th नंबर सीव साइज आपका कितना था, 9.5 mm एंड 19 mm। तो ये जो एग्रीगेट सैंपल जिस पर आपने सीव एनालिसिस किया, ओके, जो 5000 ग्राम एग्रीगेट सैंपल का आपने सीव एनालिसिस किया यूजिंग द गिवन स्टैंडर्ड सेट ऑफ सीव, और आपने जो फाइनेस मॉडुलस कैलकुलेट किया, ठीक है, तो ये जो फाइनेस मॉडुलस 7.17 निकल के आया, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि वो जो गिवन सैंपल ऑफ एग्रीगेट था उसका जो एवरेज साइज था वो 7वें और 8वें सीव के बीच में कहीं लाई करेगा। मतलब 7.17 अगर किसी सीव का इंडेक्स नंबर होता तो उस सीव का जो साइज होता वो साइज होगा आपका एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट इन द गिवन सैंपल ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो और वो साइज यहाँ पे क्या होगा, वो साइज होगा 9.5 mm से बड़ा लेकिन 19 mm से छोटा। कहने का मतलब है समझ में आ गया आपको, है ना। ओके, तो ये है आपका फाइनेस मॉडुलस। तो कभी इतना करीब से फीलिंग लिया था फाइनेस मॉडुलस का, बिल्कुल नहीं लिया होगा। ओके, बिल्कुल नहीं लिया होगा, या फिर लिया भी होगा तो केवल कैलकुलेशन भर, उसके अंदर ये सीव साइज अगर समझा नहीं होगा। अगर आप समझे थे, पहले से आपको पता था तो वेरी गुड, यू आर ए गुड स्टूडेंट। अगर नहीं पता था तो अब आप गुड स्टूडेंट बन गए हो, ठीक है। तो जिस तरह से हमने कोर्स एग्रीगेट के लिए निकाला उसी तरह से हम किसी भी फाइन एग्रीगेट के लिए भी निकाल सकते हैं।
ये डिपेंड करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सीप साइज, हमने अलग अलग सीप साइज कंसिडर किया है, उसी तरह से फाइन एग्रीगेट के लिए अलग अलग सीप साइज हो सकता है, उसी तरह से कोर्स एग्रीगेट के लिए अलग अलग सीप साइज हो सकता है। हमने यहाँ पे 75 फिर 37.5 ऐसे लिया, कोई कोई आपको दे दिया 80 40 20 10 4.75, ये भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से सीप साइज चेंज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो सीप साइज हमने क्वेश्चन में करवाया इसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेगा, इट इज नॉट नेसेसरी, कोई भी सीप साइज आपको प्रोवाइड की जा सकती है। बात क्लियर है? ठीक है, लेकिन कंसेप्ट यही है, किस तरह से निकालना है, 3 कॉलम बनाने हैं, कौन कौन से, कम्युलेटिव मतलब वेट रिटेंट सबसे पहले, फिर क्यूमुलेटिव वेट रिटेंट, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंट, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंट का सम निकाल लेना है, उसको 100 से डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, फाइननेस मॉडुलस। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेंगे, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज, तो ये स्टेटमेंट को हमेशा एकदम नोट बना के लिखिए, इसको भूलना नहीं है, इस स्टेटमेंट को क्या करना है, भूलना नहीं है, एकदम नोट बना के लिखना है ना। अब ये जो फाइननेस मॉडुलस है, इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो इस चीज को हम बेसिकली इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इस चीज को किसी भी एग्रीगेट कोड के लिए, मतलब आप जब कंक्रीट बनाओगे, मिक्स डिजाइन करोगे, तो वहां पर फाइननेस मॉडुलस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोर्स एग्रीगेट है तो उसका फाइननेस मॉडुलस काफी बड़ा होगा, और फाइन एग्रीगेट है तो उसका फाइननेस मॉडुलस काफी कम होगा, ये चीज आप समझ लो। ओके, और फाइननेस मॉडुलस का अगर मैं आपको वैल्यू बता दूं, तो सैंड के लिए, अगर हम सैंड के लिए बात करें, ओके, सैंड के लिए, तो ये वैल्यू सैंड के लिए आप ध्यान रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। सैंड के लिए जो फाइननेस मॉडुलस होगा, वो 3 तरह का सैंड होता है हमारे पास जनरली, उसका जो क्लासिफिकेशन, एक है फाइन सैंड, दूसरा है आपका मीडियम सैंड, मीडियम सैंड, और तीसरा है आपका कोर्स सैंड, कोर्स सैंड। ओके, नाउ सो जस्ट ए मिनट, लेट मी चेंज द कलर, तो थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। तो वेल, जो फाइन सैंड है, इसका जो फाइननेस मॉडुलस होगा वो होगा 2.2 से लेके 2.6। मीडियम सैंड का फाइननेस मॉडुलस जो होगा वो 2.6 से लेके 2.9। ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाता है कि फाइन सैंड का फाइननेस मॉडुलस का रेंज क्या है। ओके, या फिर कोई एक फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये किस तरह का सैंड है, फाइन सैंड है, मीडियम सैंड है या कोर्स सैंड है ना। फिर अगर आपका फाइननेस मॉडुलस है मींस 2.9 से लेके 3.2, तो ये है कोर्स सैंड, है ना। अब देखो, अब हमने जब सैंड पढ़ाया था तो वहां पे हमने क्लासिफिकेशन दिया था, ये चीज आपको बताया था मैंने वहां पे, तो वहां पे मैंने बताया था कि जनरली जो फाइन सैंड यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है, सीमेंट पेस्ट को बनाने के लिए। सीमेंट पेस्ट मतलब सीमेंट प्लस वाटर, मतलब जनरली जो नॉर्मल आपका वर्क है। ओके, सीमेंट पेस्ट अगर बनाओगे, मतलब सॉरी सीमेंट मोर्टार, पेस्ट नहीं, सीमेंट मोर्टार, सीमेंट पेस्ट में तो आपका वाटर और केवल सीमेंट रहेगा, तो ये सीमेंट मोर्टार को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लस आपका मीडियम सैंड भी सीमेंट मोर्टार को बनाने के लिए यूज होगा, और जो कोर्स सैंड है इसको आप बनाओगे कंक्रीट। तो कंक्रीट के लिए जब मिक्स डिजाइन करेंगे तो क्या हमें सैंड का फाइननेस मॉडुलस पता होना चाहिए। ओके, क्यों हम कोर्स सैंड ही क्यों यूज करेंगे, इकोनॉमी अचीव करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था जितना बड़ा पार्टिकल साइज उतना कम सरफेस एरिया, तो बाइंडिंग मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होगी सरफेस एरिया पर चिपकने के लिए वो कम होगी, मतलब सीमेंट कंजप्शन कम होगी। फीलिंग आ रही है, मतलब सीमेंट कंजप्शन कम होगी, तो आप डायरेक्टली फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू को देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आएगी, मतलब किस तरह के मटेरियल प्रिपरेशन में काम आएगी। तो ये जनरली मिक्स डिजाइन के लिए, कंक्रीट का जब हम मिक्स डिजाइन करते हैं, ओके, उसके लिए बहुत सुटेबल डेटा है, इसलिए इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सैंड है उसकी सबसे कम फाइननेस मॉडुलस कितना है, 2.2,
और सबसे मैक्सिमम फाइनेंस मॉडुलस कितना है 3.2। तो किसी भी एग्रीगेट का अगर फाइनेंस मॉडुलस 2.2 से कम है तो उसे आप सैंड कंसिडर नहीं करोगे, वो कोई मतलब वो बहुत फाइन हो गया, मतलब वो सैंड नहीं है और कुछ वो फाइन मटेरियल हो गया, क्ले, सिल्ट, ये सारे हो गए। लेकिन अगर फाइनेंस मॉडुलस आपका 3.2 के आसपास है, ठीक है, तब तक तो वो सैंड है। लेकिन अगर 3.2 से अधिक हो गया फाइनेंस मॉडुलस, ठीक है ना, किसी भी एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस अगर 3.2 से अधिक हो गया तो उसे हम क्या कह देंगे, कोर्स एग्रीगेट। उसे हम क्या कहेंगे, कोर्स एग्रीगेट। तो वो अब फाइन एग्रीगेट नहीं रहेगा, वो फिर कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है। सो वेल, तो ये थी आपकी फाइनेंस मॉडुलस की सिग्निफिकेंस। तो और ज्यादा कुछ नहीं, इसका मिक्स डिजाइन में यूज होता है ताकि हम एक इकोनॉमिकल मिक्स हम बना पाए कंक्रीट की। ओके, इसको देख के ये अंदाजा लगती है कि हमें किस तरह का एग्रीगेट लेना चाहिए। और जनरली जितना बड़ा पार्ट, जितना बड़े बड़े एग्रीगेट होंगे, फॉर एग्जांपल कोर्स एग्रीगेट बड़े बड़े पार्टिकल हैं, फाइन एग्रीगेट उसके पार्टिकल छोटे छोटे, तो जितने बड़े बड़े एग्रीगेट होंगे उनका फाइनेंस मॉडुलस भी उतना बड़ा होगा, क्योंकि उनका एवरेज साइज जो होगा वो बड़ा होगा। वो इसलिए फाइनेंस मॉडुलस बड़ा आता है क्योंकि जो सीव हम अरेंज करते हैं वो सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर होता है और सबसे छोटा वाला सबसे नीचे होता है। और इंडेक्स नंबर जो आप शुरू करते हो वो नीचे से 1 2 इस तरह से देते हो। तो अगर एग्रीगेट साइज बड़ा है, ओके, तो ऑब्वियसली आपका फाइनेंस मॉडुलस बड़ा आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स नंबर हो सकता है आपका उस मतलब उस एवरेज साइज के करस्पॉन्डिंग का जो इंडेक्स नंबर है, लॉजिक लगाओ, 8 या 9 या फिर 6 या 7 ऐसा हो, है ना। ओके, तो एक जनरल डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है फाइनेंस मॉडुलस से रिलेटेड, तो फाइनेंस मॉडुलस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। फाइनेंस मॉडुलस इट इज डिफाइंड एज इट इज एन इंडेक्स नंबर। ओके, यहाँ पे जस्ट ए मिनट, it is an index number, okay, which roughly represent the average size of particle present in given aggregate sample for which sieve analysis is conducted using given standard set of sieve। ओके, तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। वेल सॉरी, ये बीच में कलम चल गई, ऐसे स्ट्राइक आउट हो गई। वेल वो लिखते वक्त कुछ कलम का दब गया, अचानक से स्ट्राइक आउट हो गया, हम इरेज नहीं कर पाए बीच में, इसलिए थोड़ा वहाँ पे वॉइस में भी स्ट्रगलिंग हो गई होगी हमारी। वेल तो खैर यहाँ पे दिख रही होगी आपको साफ साफ, आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये एकदम क्लियर कट डेफिनेशन है, फुल डेफिनेशन, ओके, फाइनेंस मॉडुलस की। और खास करके इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ध्यान देना कि ये क्या है, इट इज एन इंडेक्स नंबर, ओके। और फाइनेंस मॉडुलस को आप कैसे निकालते हो, बाय कंडक्टिंग सीव एनालिसिस यूजिंग ए गिवन स्टैंडर्ड सेट ऑफ सीव, प्लस इसका जो डेफिनेशन, इसका जो टेक्निकल फॉर्मूला हमने बताया था कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन डिवाइडेड बाय 100, ओके, इज फाइनेंस मॉडुलस, उसको ध्यान रखनी है। और जो आपका सैंड का मैंने फाइनेंस मॉडुलस का आइडिया दिया उसको ध्यान रखना है। कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस 3.2 से अधिक होगा, ऑब्वियसली क्या होगा 3.2 से अधिक। वो जनरली कोर्स एग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉडुलस होता है वो क्या होता है, देखो मैक्सिमम जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में वो क्या 40 से 45 mm, ऐसा, उससे बड़ा तो कोर्स एग्रीगेट हम जनरली यूज नहीं करते। और जो फाइनेंस मॉडुलस होती है इसलिए कोर्स एग्रीगेट की, वो सीव नंबर 8 9 या फिर 6 7, मतलब सीव नंबर सबसे बड़ा वाला सीव नंबर पे तो होगा नहीं,
ओके, मतलब 80 mm सीव के ऊपर कुछ रिटेन अगर हो रहा है वो तो कोर्स एग्रीगेट है नहीं। अब 75 mm सीव के ऊपर कुछ रिटेन हो रहा है तो वो कुछ उसका इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब एवरेज पार्टिकल साइज जो होगा आपके कोर्स एग्रीगेट में वो क्या होगा, सीव नंबर 6 से लेके सीव 8.5 के करस्पॉन्डिंग। मतलब जो कोर्स एग्रीगेट होता है, अगर लिखना है तो लिख लो। सो जस्ट ए मिनट, लेट मी इरेज इट। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए कि जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं, कोर्स एग्रीगेट इसका जो फाइनेंस मॉडुलस होता है वो जनरली क्या होता है, 6 से लेके 8.5 के बीच होता है ना। कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस इस रेंज में होता है ना। अगर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल हैं, अगर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल हैं तो फाइनेंस मॉडुलस ज्यादा होगा, और बहुत कम कम पार्टिकल होगा, बहुत कम साइज का, छोटा छोटा साइज का पार्टिकल होगा तो फाइनेंस मॉडुलस कम होगा। तो एक नोट यहाँ पे और अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो ऐसे कि if the particle size is greater, then fineness modulus is also increased. If the particle size is greater, fineness modulus is also greater, ऐसे लिखिए, fineness modulus is also greater. For example, fineness modulus of coarse aggregate is always greater than fineness modulus of fine aggregate. For example, fineness modulus of coarse aggregate is always greater than fineness modulus of fine aggregate, है ना। और अगर फाइन एग्रीगेट में हम बात करें तो अगर फाइन एग्रीगेट के लिए बात करें, अगर फाइनेंस मॉडुलस निकालनी है तो आप किस तरह के सीव यूज करोगे, कैसे कैसे साइज का। ऑब्वियसली जो फाइन एग्रीगेट के लिए जो सीव होगा वो सबसे बड़ा सीव 4.75 mm का होगा। फिर उसके नीचे जैसे कि 2.36 ले लो, फिर 1.18 mm ले लो, फिर 0.6 mm ले लो, फिर 0.3 mm ले लो, फिर 0.15 mm ले लो, और इससे भी छोटा ले सकते हैं। मतलब फाइन एग्रीगेट के लिए जो फाइनेंस मॉडुलस का सबसे बड़ा सीव होगा साइज वो 4.75 mm होगा। और इंडेक्स नंबर कैसे 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे सीव एनालिसिस कर दो कि एक सैंपल साइज लेके, मान लो 1000 ग्राम ले लिया, ओके 1 किलो ले लिया फाइन एग्रीगेट, 1 किलो सैंड ले लिया और सीव एनालिसिस किया, फिर वही तीन चीज कैलकुलेट किया और फाइनेंस मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया। बात क्लियर है, समझ में आई? ठीक है। अब ये जो फाइनेंस मॉडुलस की डेटा है, आप इस डेटा को कहां पर यूज करोगे, किस पर्पज से? तो इस डेटा को हम यूज करेंगे फॉर मिक्स्ड डिजाइन ऑफ कंक्रीट, फॉर मिक्स्ड डिजाइन ऑफ कंक्रीट में इस डेटा का यूज होता है। और कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करने के लिए इस डेटा का क्यों इस्तेमाल होता है? इस डेटा का इस्तेमाल होता है फॉर डिजाइनिंग इकोनॉमिकल मिक्स, इकोनॉमिकल मिक्स। ओके, सो इकोनॉमिकल मिक्स कैसे? हम ऐसे एग्रीगेट को कंक्रीट को बनाने के लिए चूज करेंगे जिसका फाइनेंस मॉडुलस अधिक हो, क्योंकि वो ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, और तो सरफेस एरिया कम होगा तो हो सकता है वर्केबिलिटी भी अच्छा मिले। देखो कोई चीज बहुत फाइन है, फॉर एग्जांपल अगर सैंड की अगर मैं बात करूं और क्ले की अगर मैं बात करूं, और सैंड में थोड़ा पानी मिला दो, क्ले में थोड़ा पानी मिला दो, सेम अमाउंट ऑफ पानी, तो किसकी विस्कोसिटी अधिक होगी? ऑब्वियसली जो ज्यादा फाइन है वो ज्यादा विस्कस होगा। तो विस्कस होगा मतलब वहां पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काफी अधिक होगी, तो ऑब्वियसली ऐसी चीजों की वर्केबिलिटी कम होगी। तो इसलिए जो अगर बड़े बड़े एग्रीगेट पार्टिकल थोड़ा हम कंसिडर करते हैं ना, तो एक तो इकोनॉमी भी अचीव होती है प्लस आपको वर्केबिलिटी भी मिलती है, आपको वर्केबिलिटी भी मिलती है। समझ में आया? तो मिक्स डिजाइन के लिए ये फाइनेंस मॉडुलस की डेटा का हम यूज करते हैं। तो फाइनेंस मॉडुलस से हम लोग क्लियर है हम, ओके। तो विद दिस योर एग्रीगेट चैप्टर इज कंप्लीटेड। समझ में आया? तो with this fineness modulus topic your aggregate chapter is completed. Now from next video we will start the most awaited topic जिसके लिए आप सदियों से इंतजार कर रहे थे, वो है कंक्रीट। कंक्रीट, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत लेंथी चैप्टर है, बड़ी चैप्टर है, छोटी छोटी पॉइंट्स है, अच्छे पॉइंट्स है, हर चीज को अलग टाइप से देखेंगे, मस्त टाइप से देखेंगे कंक्रीट के बारे में। इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मींस आप लेट सपोज ईएस का बात कर लो, गेट यहाँ से बहुत ज्यादा पूछेगा, गेट सीमेंट से कंक्रीट से पूछेगा, एसएससी जेई का बात कर लो, या फिर एनी अदर स्टेट एग्जाम, मान लो जेईएन एग्जाम या फिर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, कहीं पर भी हर एक जगह कंक्रीट से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो टारगेट है वो है कंक्रीट वाला चैप्टर, उसके बाद जो टारगेट होगा ब्रिक टिम्बर, फिर छोटे छोटे टॉपिक कुछ बचेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स, ओके, जैसे कि
लिखवा देंगे, हम उस वक्त लिखवा देंगे अलग से, जो हमें मन करेगा अगर लिखवाने का, जिसका एग्जाम में आने का इस बार चांसेस ज्यादा, हम कन्वेंशनल अप्रोच के करस्पॉन्डिंग लिखवाएंगे मेंस के रिलेटेड। ओके, मतलब कुछ कुछ कभी कभी होता है कि जो ईएस के कन्वेंशनल में या फिर मेंस में आप बैठते हो या फिर एसएससी जेईई के मेंस में बैठते हो तो कुछ अलग सा एक क्वेश्चन उठा के दे दिया, कुछ नया ही टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन दे देता है। तो ऐसा कुछ अगर हमारे दिमाग में आता है इस सब्जेक्ट को पढ़ाते वक्त तो उस चीज को हम लिखवा देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम करेंगे अब। तो वेल, तो आप सभी को पता है कि जो बिल्डिंग मटेरियल की जो टॉपिक है, मतलब जो सब्जेक्ट इट इज पेड, सो फुल सब्जेक्ट आपको अगर चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हो एट आरएस, जस्ट एट आरएस, अगेन हो गया, वेल एट आरएस 699 ओनली। आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है कि अभी 12 सीट खाली है। अभी ये सीट किस पर्पज से खाली है, हमने एक ऑफर चलाई थी कि टॉप 50 कैंडिडेट, अभी अभी हमने बिल्डिंग मटेरियल शुरू किया है तो इसलिए अभी टोटल उतना एनरोलमेंट हुई नहीं है, तो जो टॉप 50 एनरोलमेंट हो गए उनके लिए जो फी रहेगी वो रहेगी आरएस 499। तो इसमें से भी 12 सीटें खाली हैं, तो अगर आपको एनरोल करनी है तो आप इन 12 में से आ सकते हो। सो आप हमें मैसेज करिए, आई विल डिस्कस विद यू कि वो 12 सीट खाली है या नहीं, तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि आप इस ऑफर की फायदा उठा पाओ। ओके, वेल थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ऑन कॉन्क्रीट। गुड लक, हैव ए नाइस डे। किसी भी तरह का डाउट हो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 7008420353। किसी भी तरह का डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट, वी विल डिस्कस विथ यू। आप अगर व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे, अगर आपको और ज्यादा इजी वे चाहिए तो इजी वे क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक गिवन है, आप उन ग्रुप के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। ओके, गुड लक, थैंक यू।